नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे कक्षा 11 का टॉपिक घर्षण बल। दोस्तों, हम NCERT की पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग 5th चैप्टर में चल रहे हैं गति के नियम। गति के नियमों में आज हम अध्ययन करेंगे घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल के प्रकार हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम हम घर्षण बल को परिभाषित करेंगे। घर्षण बल होता क्या है, फिर उसके बाद में इसके प्रकार के बारे में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, घर्षण बल है क्या कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर फिसलती है तब फिसलने का विरोध करने वाला जो बल होता है उसको हम घर्षण बल कहते हैं। दोस्तों, तो यहां पर एक चीज क्लियर कर लीजिए कि जो घर्षण बल है वो दो पृष्ठों के संपर्क में होने की वजह से उत्पन्न होता है, अर्थात घर्षण बल एक संपर्क बल होता है। इसका मतलब हो गया कि दोनों वस्तुएं जब एक दूसरे के संपर्क में होगी तभी घर्षण बल कार्य करेगा। ये एक संपर्क बल होता है, दो भिन्न वस्तुओं के अणुओं के मध्य लगने वाला ये बल होता है जिसको हम घर्षण बल कह रहे हैं। इसको हम कैसे परिभाषित करें कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर फिसलती है तो उसकी गति का विरोध करने वाला जो बल होता है उसको हम घर्षण बल कहते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर फिसलती है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर फिसलती है तो गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल कहलाता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसलेगी तो फिसलने का विरोध करने वाला जो बल होता है उसी को ही हम घर्षण बल कहेंगे। तो यहां पर दोस्तों, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसल रही है तो जो लगने वाला बल है उसको हम घर्षण बल कह रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, एक्चुअल में जो घर्षण बल है वो गति का विरोध करता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होने के पश्चात गति करती है, दोनों वस्तुओं के बीच में जब आपेक्षिक गति होती है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, जो घर्षण बल है उसके हम अब प्रकार देखेंगे कि घर्षण बल कितनी प्रकार का होता है। देखिए दोस्तों, घर्षण बल को हम मूलतः दो भागों में डिवाइड करते हैं। घर्षण बल के प्रकार, दो प्रकार के घर्षण बल होते हैं। मूल जो भाग हैं वो घर्षण बल के दो हैं। पहला जो इसका पार्ट है वो है स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। दूसरा जो घर्षण का प्रकार है वो है गतिक घर्षण। देखिए दोस्तों, घर्षण को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, स्थैतिक घर्षण तथा गतिक घर्षण। अब यहां पर हमें दोनों को एक एक करके परिभाषित करेंगे। सर्वप्रथम हम परिभाषित करने वाले हैं, पहला जो इसका पार्ट है स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं इसको। स्थैतिक घर्षण क्या होता है? देखिए दोस्तों कि जब ऐसा एक अवरोधी बल या विरोधी बल कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर फिसलने का प्रयत्न करती है लेकिन गति नहीं करती है तो उस अवरोधी बल को ही हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए कि ऐसा अवरोधी बल या विरोधी बल जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर फिसलने का प्रयत्न करती है बट फिसलती नहीं है, अर्थात गति नहीं करती है, तब लगने वाला जो घर्षण बल होता है उसको हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्थैतिक घर्षण बल की डेफिनेशन क्या है
कि ऐसा अवरोधी बल जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर फिसलने का प्रयत्न करती है, दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर फिसलने का प्रयत्न करती है, लेकिन गति नहीं करती है, तो उस अवरोधी बल या घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये चीज एकदम क्लियर कर लीजिए कि स्थैतिक घर्षण बल की स्थिति में वस्तु की स्थिर अवस्था में ही काम करता है, कि जब स्थिर अवस्था में स्थैतिक घर्षण बल काम करेगा, वस्तु जब स्थिर होगी तब ही जो घर्षण बल काम करता है उसको हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। वैसे तो हमने घर्षण बल को इस तरीके से परिभाषित किया है कि जब वस्तु एक पृष्ठ के ऊपर फिसलती है तब जो बल लगता है, बट ये एक ऐसी स्थिति है जब वस्तु गति नहीं कर रही लेकिन वो गति का विरोध कर रही है, उस बल को हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, वस्तु की स्थिर अवस्था में स्थैतिक घर्षण बल काम करता है, कि वस्तु की स्थिर अवस्था में स्थैतिक घर्षण बल कार्य करता है, स्थैतिक घर्षण बल लगता है, स्थैतिक घर्षण बल कार्य करता है। दोस्तों देखिए, स्थैतिक घर्षण को हम अच्छे से डिटेल से यहां पर अब पढ़ेंगे। देखिए, पहली कंडीशन तो यह हमने आपको बता दी है कि जो स्थैतिक घर्षण बल होता है वो वस्तु की स्थिर अवस्था में ही काम करता है, स्टैटिक पोजीशन में जब वस्तु रहती है तब ही काम करेगा। जैसे ये हमारे पास में कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ के ऊपर हमने ये कोई वस्तु रख दी है स्मॉल m द्रव्यमान की, तो देखिए दोस्तों, जब ये स्थिर अवस्था में होती है तो एक तो इसके ऊपर प्रतिक्रिया बल काम करेगा और इसको n से भी हम लिख सकते हैं। इसके ऊपर एक गुरुत्वीय बल काम करेगा mg, जिसको हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। इसको W से या F से इसको पुट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम इस वस्तु के ऊपर एक बाह्य बल काम करेंगे। जब इस वस्तु के ऊपर बाह्य बल इस तरफ लगाया जाता है, ये जो F है वो वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल होता है, जो बाहरी किसी निकाय के द्वारा या हमारे द्वारा लगाया जाता है। तो इसके इस पृष्ठ के ऊपर देखिए दोस्तों, इस वाले पृष्ठ के ऊपर यहां पर इसके जब हम इसको गति का देने का प्रयास कर रहे हैं तो उस गति की विपरीत दिशा में यहां पर एक घर्षण बल काम करेगा, जिसको हम Fs से रिप्रेजेंट करते हैं, स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। एक बार फिर से इसको समझ लेंगे कि ये हमारे पास में एक पृष्ठ है, इसके ऊपर हमने ये कोई वस्तु रखी है और इस वस्तु के ऊपर लगने वाले बलों को हमने यहां पर आपके सामने रखा है कि ये हमारे पास में कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान स्मॉल m, तो इसके ऊपर गुरुत्वीय बल तो नीचे की ओर काम करेगा mg, प्रतिक्रिया बल इसको हम अभिलंब बल भी कह सकते हैं r ऊपर की ओर काम करेगा। ये हम इधर की ओर बाह्य बल लगा रहे हैं, बट इसके ऊपर घर्षण बल इसकी विपरीत दिशा में काम करेगा, गति का विरोध करेगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर बाह्य बल और घर्षण बल दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो एक बार इस बात को भी एकदम क्लियर कर लीजिए कि घर्षण बल, जो स्थैतिक घर्षण बल है, उसका मान वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है। देखिए दोस्तों क्या है
कि जो स्थैतिक घर्षण है, स्थैतिक घर्षण बल का मान, स्थैतिक घर्षण बल का मान वस्तु पर लगाए गए, वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है, बाह्य बल के बराबर होता है। दोस्तों यहां पर देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि इस वस्तु के ऊपर ये जब तक स्थिर अवस्था में है, हम ये कंसीडर कर लें, हम अपने एग्जाम्पल इसको समझने के लिए कि ये जो वस्तु है जब तक हम इसके ऊपर 10 न्यूटन बल नहीं लगाते तब तक ये गति नहीं करती। इसका मतलब जब आप इसके ऊपर 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन तक नहीं लगाते हैं तब तक ये वस्तु है वो स्थिर अवस्था में रहेगी। जब इस वस्तु के ऊपर 1 न्यूटन का बाह्य बल लगाया जाता है तो इसके ऊपर घर्षण बल भी 1 न्यूटन का ही काम करेगा। जितना बाह्य बल लग रहा है उतना ही इसके ऊपर घर्षण बल काम करेगा। 1 न्यूटन का आपने लगाया तो 1 न्यूटन का घर्षण बल इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। दोस्तों तो यहां पर ये चीज एकदम क्लियर कर लेंगे आप। बाह्य बल जैसे 2 न्यूटन तो इसका मान 2 न्यूटन, जब 3 न्यूटन लगाएंगे तब इसका मान भी 3 न्यूटन। तो जैसे जैसे आप बाह्य बल बढ़ा रहे हैं घर्षण बल का मान भी बाह्य बल के अकॉर्डिंग परिवर्तित हो रहा है, इसका मान बाह्य बल के बराबर होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि स्थैतिक घर्षण बल बाह्य बल के अकॉर्डिंग परिवर्तित होता रहता है। तो स्थैतिक घर्षण बल का मान बाह्य बल के अकॉर्डिंग बदलता है, बाह्य बल के अनुसार बदलता है। बाह्य बल के बराबर ही स्थैतिक घर्षण बल काम करेगा, न तो कम न ही ज्यादा काम करता है। दोस्तों तो स्थैतिक घर्षण बल का मान बाह्य बल के अनुसार बदलता है। तो स्थैतिक घर्षण बल का मान बाह्य बल के अनुसार, बाह्य बल के अनुसार परिवर्तित होता है। बाह्य बल जिस प्रकार से बदलता है उसी प्रकार से स्थैतिक घर्षण बल का मान भी बदल जाता है। दोस्तों हमने एक डायग्राम से आप लोगों को समझाया है कि स्थैतिक घर्षण बल का मान किस तरीके से चेंज होता है। अब हम स्थैतिक घर्षण बल की एक विशेष कंडीशन देखेंगे कि इस जो स्थैतिक घर्षण बल है उसका एक स्थिति में जैसे हमने इसके ऊपर बाह्य बल 1, 2, 3, 4 न्यूटन लगाते लगाते इस पर 10 न्यूटन लगाया, तो 10 न्यूटन के पश्चात ये जो वस्तु है वो गतिमान अवस्था में आ जाती है। इसका मतलब है कि उस कंडीशन में स्थैतिक घर्षण कम रह जाता है और वस्तु गतिशील अवस्था में आ जाती है। तो जो स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना मान हो सकता है, उसको हम एक नए घर्षण बल से डिफाइन करते हैं जिसको सीमांत घर्षण बल कहते हैं। वो स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान होता है। एक बार दोस्तों सीमांत घर्षण बल को समझेंगे कि वो स्थैतिक घर्षण बल का ही एक तरीके से प्रकार है सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल, देखिए घर्षण बल को स्मॉल एफ से लिखते हैं और स्थैतिक घर्षण को एफ एस से लिखेंगे और सीमांत घर्षण बल को एफ एस मैक्सिमम से पुट करेंगे। दोस्तों तो ये क्या है कि किसी वस्तु पर लगने वाला अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल सीमांत घर्षण बल कहलाता है। कि या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जब बाह्य बल के अधीन वस्तु गतिमान होने की स्थिति में होती है तब लगने वाला घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल कहलाता है। दोस्तों कि जब वस्तु बाह्य बल के अधीन, बाह्य बल के अधीन गति प्रारंभ करने की स्थिति में होती है, प्रारंभ करने की स्थिति में होती है
तो उस स्थिति में लगने वाला घर्षण बल, उस स्थिति में लगने वाला घर्षण बल सीमांत घर्षण बल कहलाता है दोस्तों। सीमांत घर्षण बल कहलाता है। सीमांत घर्षण बल कहलाता है। देखिए दोस्तों, जो स्थिति घर्षण बल होता है उसका अधिकतम मान होता है। स्थिति घर्षण बल का जो अधिकतम मान होता है उसको हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आगे देखेंगे। अब सीमांत घर्षण बल किसे कहते हैं? ये दोस्तों स्थिति घर्षण बल का अधिकतम मान, स्थिति घर्षण बल का जो अधिकतम मान होता है उसको हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। कि या हम इस तरीके से भी इसको परिभाषित कर सकते हैं कि स्थिर अवस्था में जब हम बाह्य बल को बढ़ाते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके पश्चात जो वस्तु है वो गतिशील अवस्था में आ जाती है। स्थिर अवस्था से जब गतिशील अवस्था में आती है तो स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में जाने की स्थिति में जो लगने वाला बल होता है कि उस बल से कम बल पर वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी, उस बल से ज्यादा बल लगते ही वस्तु गतिशील अवस्था में आ जाएगी। तो उस बल को हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। कि जब वस्तु गतिशील अवस्था में आने का प्रयास करती है उस स्थिति में लगने वाला जो स्थिति घर्षण बल होता है उसको हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ये दोस्तों स्थितिक घर्षण बल का अधिकतम मान होता है। स्थितिक घर्षण बल का अधिकतम मान, जो अधिकतम मान होगा उसी को ही हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। तो जो स्थिति घर्षण बल है उसी का ही एक प्रकार है और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को ही हम Fs मैक्सिमम कहते हैं। जो स्थिति सीमांत घर्षण बल है उसकी वैल्यू प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होती है। समझेंगे कि सीमांत घर्षण बल का मान, सीमांत घर्षण बल का मान, सीमांत घर्षण बल का मान वस्तु पर लगने वाले अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होती है। लगने वाले अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होती है। देखिए दोस्तों, सीमांत घर्षण बल को हम Fs मैक्सिमम से पुट कर रहे हैं और इसका जो मान है वो समानुपाती होता है प्रतिक्रिया बल के। जो हमारी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसमें इस प्रतिक्रिया बल को कैपिटल N से लिखा हुआ है, तो कैपिटल N से भी प्रतिक्रिया बल को पुट कर देते हैं, R से भी उसको पुट कर सकते हैं। तो जो Fs मैक्सिमम है सीमांत घर्षण बल, यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और एक कांस्टेंट हम यहां पर पुट कर रहे हैं म्यू एस, जिसको हम स्थितिक घर्षण गुणांक कहते हैं। जहां जो म्यू एस है इसको हम स्थितिक घर्षण गुणांक कहते हैं। दोस्तों, स्थितिक घर्षण गुणांक के बारे में भी हम संपूर्ण जानकारी यहां पर लेंगे। दोस्तों, स्थितिक घर्षण गुणांक है क्या? तो जो स्थितिक घर्षण गुणांक है वो क्या है देखेंगे आप यहां पर। स्थितिक घर्षण गुणांक, स्थितिक घर्षण गुणांक को हम म्यू एस से पुट कर रहे हैं। म्यू एस क्या है, यहां से हमारे पास में फॉर्मूला है वो तो आ जाएगा म्यू एस इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम अपॉन आर। एफ एस मैक्सिमम अपॉन आर। तो हम स्थिति घर्षण गुणांक को किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं
कि किसी वस्तु पर लगने वाले सीमांत घर्षण बल एवं प्रतिक्रिया बल के अनुपात को स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं दोस्तों। कि किसी वस्तु पर लगने वाले सीमांत घर्षण बल तथा उस पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल के अनुपात को हम स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। यहां से आप देखेंगे दोस्तों, जो स्थैतिक घर्षण गुणांक है म्यूएस एक मात्रकहीन राशि होती है, मात्रकहीन राशि होगी, ये विमाहीन राशि भी होती है। तो जो म्यूएस की विमा है दोस्तों, क्या आएगी आपके पास में? म्यूएस की विमा होगी m0l0t0। तो म्यूएस है वो मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। अब आप देखेंगे आगे इसके पश्चात कि जो म्यूएस का मान है, म्यूएस का जो मान है वो जब दोनों पृष्ठ एक दूसरे पर फिसलते हैं तो दोनों पृष्ठों की वस्तुओं के प्रकृति पर डिपेंड करता है कि वस्तुएं किस प्रकार की है। इसके अलावा जो पृष्ठ है उसकी प्रकृति के ऊपर भी निर्भर करता है दोस्तों। तो स्थैतिक घर्षण गुणांक का जो मान है वो पदार्थ के ऊपर डिपेंड करेगा, साथ के साथ में जो तल एक दूसरे के संपर्क में है, जब वस्तुएं दोनों के ऊपर फिसलती है तो उन संपर्क तलों की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। तो म्यूएस का मान पदार्थ की प्रकृति की, जो वस्तुएं जिस पदार्थ की बनी हुई है उस पदार्थ की प्रकृति पर तथा वस्तुओं के पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। वस्तुओं के पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिए दोस्तों, वस्तुओं के पृष्ठों की प्रकृति पर का अर्थ क्या है? वस्तुओं के पृष्ठों की प्रकृति का मतलब है कि जो पृष्ठ हैं वो खुरदरे पृष्ठ हैं या चिकने पृष्ठ हैं या समतल पृष्ठ हैं, किस प्रकार के हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पृष्ठ खुरदरे हैं या चिकने पृष्ठ हैं, खुरदरे हैं या इस तरीके के जो पृष्ठ हैं। अलग अलग पृष्ठों के लिए म्यूएस का मान भी अलग अलग होगा दोस्तों। तो म्यूएस का मान दोस्तों फिक्स नहीं है, उसकी वैल्यू है अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होगी और अलग अलग पृष्ठों के लिए। पदार्थ भी सेम है और यदि उसका पृष्ठ अलग है तो उसके लिए भी म्यूएस का मान अलग हो जाएगा दोस्तों। इसके साथ में दोस्तों जो म्यूएस का मान है वो संपर्क में आए जो पृष्ठ है उनके क्षेत्रफलों पर निर्भर नहीं करता है। एक चीज ये क्लियर कर लेंगे आप कि म्यूएस का मान संपर्क में आए, जो घर्षण बल लगता है तब दो पृष्ठ एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, बट उन संपर्क में आए पृष्ठों के क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। तो म्यूएस का मान संपर्क में आए पृष्ठों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, पृष्ठों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। तो म्यूएस की जो वैल्यू है वो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होगी, अलग अलग पृष्ठों के लिए भी अलग अलग होगी, बट जो संपर्क में आए जो पृष्ठ हैं उनके क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करेगा। ये था दोस्तों स्थैतिक घर्षण गुणांक। इसके बाद में हम घर्षण बल का जो दूसरा प्रकार है गति घर्षण बल, वो यहां पर अब देखने वाले हैं दोस्तों।
दोस्तों अब हम घर्षण बल का जो सेकंड टाइप है वो यहां पर हम देखने वाले हैं, गतिक घर्षण बल। सेकंड पार्ट आ गया है गतिक घर्षण बल। और जो गतिक घर्षण बल है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर फिसलती है तो उस स्थिति में गतिक घर्षण बल कार्य करेगा। दोस्तों यहां पर इस गतिक घर्षण बल को इस तरीके से समझ सकते हैं कि वस्तु पर लगने वाले बल को जब हम बढ़ाते हुए सीमांत घर्षण बल से अधिक कर दें तो उस स्थिति में वस्तु है वो गतिशील अवस्था में आ जाती है, तथा जो घर्षण बल है उसको हम गतिक घर्षण बल कहते हैं। दोस्तों तो इस गतिक घर्षण बल को समझेंगे कि जब वस्तु पर लगने वाले बल को और अधिक बढ़ाया जाता है तो वस्तु गतिशील अवस्था में आ जाती है, तो उस स्थिति में लगने वाला जो बल होता है उसको हम गतिक घर्षण बल कहते हैं। कि वस्तु पर लगने वाले बल को, लगने वाले बाह्य बल को और अधिक बढ़ाने पर वस्तु गतिशील अवस्था में आ जाती है। वस्तु गतिशील अवस्था में, वस्तु गतिशील अवस्था में आ जाती है। इस स्थिति में लगने वाला घर्षण बल, इस स्थिति में लगने वाला घर्षण बल, घर्षण बल गतिक घर्षण बल कहलाता है। गतिक घर्षण बल कहलाता है। दोस्तों कि जब वस्तु गतिमान अवस्था में होती है तो उस स्थिति में लगने वाला जो घर्षण बल होता है उसको हम गतिक घर्षण बल कहते हैं। और जो गतिक घर्षण बल है उसका मान भी प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। गतिक घर्षण बल को हम F कैसे पुट करेंगे, स्मॉल f, और सबस्क्रिप्ट में लगा दिया हमने स्मॉल k। दोस्तों तो गतिक घर्षण बल का मान प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। गतिक घर्षण बल का मान प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। दोस्तों प्रतिक्रिया बल या अभिलंब प्रतिक्रिया बल कह सकते हैं, समानुपाती होता है। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों हम गतिक घर्षण बल को F कैसे पुट कर रहे हैं। प्रतिक्रिया बल होता है R, तो F के समानुपाती होगा यहां पर R के। यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे और एक कांस्टेंट पुट करेंगे म्यू के। तो ये हमारे पास में आ गया गतिक घर्षण बल का सूत्र, जहां जो म्यू के है उसको हम कहते हैं गतिक घर्षण गुणांक। गतिक घर्षण गुणांक कहलाता है। दोस्तों तो ये जो गतिक घर्षण गुणांक है इससे रिलेटेड भी हम कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां पर हम देखेंगे। देखिए दोस्तों गतिक घर्षण बल होता है वो सीमांत घर्षण बल से थोड़ा सा कम होता है। देखिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, और जो पहली महत्वपूर्ण बात है कि जो गतिक घर्षण बल होता है वो सीमांत घर्षण बल से थोड़ा कम होता है। मैं सीमांत घर्षण बल बोल रहा हूं तो इसका मतलब हो गया कि जो एफ एस मैक्सिमम होता है वो बड़ा होगा एफ के से। एफ के से तो सीमांत घर्षण बल ज्यादा होता है। देखिए दोस्तों जब वस्तु के ऊपर बाह्य बल लगा रहे हैं तो बाह्य बल लगाते लगाते, जैसे मैंने एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाया कि ये एक समतल पृष्ठ है, इसके ऊपर ये हमने कोई वस्तु रखी है जिसके ऊपर प्रतिक्रिया बल R या N लग रहा है। इस पर mg नीचे की ओर लग रहा है, इस पर बाह्य बल हम लगा रहे हैं F इधर की ओर, और इस पर F घर्षण बल काम करता है।
जैसे ये हम कंसीडर कर लें कि 10 न्यूटन के बल पर ये वस्तु है वो गति करना प्रारंभ होती है, तो जब हम 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन इस तरीके से बल का मान बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये वस्तु यहां तक स्थिर अवस्था में है। इतने बल तक तो वस्तु स्थिर अवस्था में है दोस्तों। और जब बल का मान 10 न्यूटन हो जाता है तो वस्तु एक अंतिम सीमा आ जाती है। इसको हम सीमांत घर्षण बल कह रहे हैं। इस बल को सीमांत घर्षण बल कहा जाता है। जब वस्तु एक बार गति करना प्रारंभ हो जाती है तो बाद में उसके ऊपर 10 न्यूटन जितना बल लगाने की आवश्यकता नहीं है। वस्तु एक बार गति प्रारंभ हो जाती तो उसके पश्चात उस पर सीमांत घर्षण बल से यदि कम बल भी लगाएंगे तो वस्तु गतिमान रह जाएगी, गतिशील अवस्था में बनी रहेगी। इसका मतलब है कि जब 8 न्यूटन या 9 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो भी वस्तु गतिमान अवस्था में रहेगी, लेकिन एक बार उसको गति देना आवश्यक है, एक बार गति प्रारंभ करवाना आवश्यक है। और यदि वो गति नहीं करती, पहले भी हम 8-9 न्यूटन लगा रहे थे, उस कंडीशन में वस्तु स्थिर अवस्था में ही थी, बट सीमांत घर्षण बल के पश्चात आप थोड़ा सा कम बल लगाएंगे तो भी वस्तु गतिमान अवस्था में रहेगी, गतिशील अवस्था में रहेगी। दोस्तों ये हमने आप लोगों को बता दिया है कि जो Fs मैक्सिमम होता है वो बड़ा होता है F के से। तो यहां से हमारे पास में क्या निकलेगा, इसको हम पुट कर दें μs इंटू आर, ये बड़ा होगा म्यू के इंटू आर, से आर कैंसिल हो गया, μs ग्रेटर देन म्यू के। इसका मतलब ये हुआ है दोस्तों कि जो स्थितिक घर्षण गुणांक होता है वो गतिक घर्षण गुणांक से बड़ा होता है। तो जो स्थितिक घर्षण गुणांक होगा दोस्तों वो गतिक घर्षण गुणांक से बड़ा होगा। उसके बाद में भी आप देखेंगे कि जो म्यू के की वैल्यू है, म्यू के की वैल्यू है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है कि किस पदार्थ का मैटर बना हुआ है। इसके अलावा जो म्यू के का मान है वो पृष्ठों की प्रकृति पर भी, पदार्थ के पृष्ठ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, पृष्ठ की प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करता है। दोस्तों यहां से जो हमने आप लोगों को म्यू एस की प्रकृति बताई थी कि ठीक उसी प्रकार से ही इनके ऊपर भी डिपेंड करता है। दोस्तों यहां पर भी जो गति घर्षण गुणांक है वो वस्तुओं के वेग पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों जो म्यू के का मान है वो वस्तुओं के वेग पर निर्भर नहीं होता है, वस्तुओं के वेग पर डिपेंड नहीं करता है। तो म्यू के का मान वस्तुओं के वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब है कि यदि वस्तु स्थिर चल रही, थोड़ा कम वेग है या ज्यादा वेग है, उससे म्यू के का कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों तो ये था गतिक घर्षण बल। गति घर्षण बल को हमने मूल रूप से पढ़ लिया है। अब हम गति घर्षण बल को भी 2 भागों में डिवाइड करेंगे। देखिए कौन कौन से भाग हैं वो देखेंगे। गतिक घर्षण बल के प्रकार, गति घर्षण बल के प्रकार। गति घर्षण बल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार है दोस्तों देखेंगे। पहला जो प्रकार है वो तो है सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण। और दूसरा जो इसका प्रकार है वो है लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण। सर्पी घर्षण जो अभी हमने आप लोगों को गति घर्षण समझाया वो ही है। सर्पी घर्षण में एक वस्तु, देखिए दोस्तों यहां पर दोनों ही स्थितियों में वस्तु गतिमान अवस्था में होगी और घर्षण बल काम करेगा। लेकिन सर्पी घर्षण में एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर फिसलती है, और यहां पर लोटनिक घर्षण के अंतर्गत जब वस्तु एक वस्तु दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर यदि लुढ़कती है, एक तो यहां पर तो है लुढ़कना और यहां पर है फिसलना, तो उस स्थिति में जब वस्तु फिसल रही है, एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ के ऊपर फिसल रही है वस्तुएं, तो उस स्थिति में लगने वाला जो घर्षण बल होता है वो सर्पी घर्षण बल। और एक वस्तु यदि दूसरे पृष्ठ के ऊपर लुढ़क रही है, जैसे सिक्का, गेंद, साइकिल का पहिया जब एक दूसरे पर लुढ़कता है, कोई बेलन लुढ़कता है, तो उस स्थिति में लगने वाला जो घर्षण बल होता है उसको हम लोटनिक घर्षण बल कहते हैं।
तो दोस्तों सर्पी घर्षण को एक बार यहीं पर समझ लेंगे, लोटनी घर्षण को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसलती है, कि जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर फिसलती है, किसी पृष्ठ पर फिसल रही है, तो उस स्थिति के अंदर लगने वाला जो घर्षण बल होता है उसको हम सर्पी घर्षण बल कहते हैं। कि जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर फिसलती है तो उस स्थिति में लगने वाला घर्षण बल सर्पी घर्षण कहलाता है। लोटनी घर्षण क्या है? कि जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उस स्थिति में लगने वाला घर्षण बल लोटनिक घर्षण कहलाता है। दोस्तों देखिए दोस्तों, लोटनिक घर्षण किसे कहेंगे? कि जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है। अब जैसे पहली वस्तु जो लुढ़क रही है वो हो सकता है कोई गोला हो, पहिया हो, चकती हो, सिक्का हो, तो उस स्थिति में लगने वाला जो घर्षण बल होता है उसको हम लोटनिक घर्षण कहते हैं। कि जब कोई वस्तु और ये जो वस्तु है वो गोला हो सकती है दोस्तों, कोई वलय हो सकती है, मतलब पहिया हो सकता है, चकती हो सकती है जो लुढ़क सकती है। ऐसी वस्तुएं हो सकती है कि जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर, किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है, अन्य वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है, तो उस स्थिति में गति का विरोध करने वाला बल लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। लोटनिक घर्षण बल कहलाता है, उसे लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। दोस्तों अब जो लोटनिक घर्षण बल है उसका मान भी प्रतिक्रिया बल के समानुपाती तथा जो वस्तु लुढ़क रही है उसके त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों एक बार से यहां पर समझेंगे कि लोटनिक घर्षण बल का मान प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है तथा लुढ़कने वाली वस्तु की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, जो लोटनिक घर्षण है उसकी वैल्यू है वो प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होगी तथा लुढ़कने वाली वस्तु की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोस्तों तो जो लोटनिक घर्षण है उसको हम यहां पर एफ आर से पुट कर दें, तो जो एफ आर है उसकी वैल्यू यहां पर होगी आर के समानुपाती तथा जो लुढ़कने वाली वस्तु है उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए दोस्तों यहां पर समझ लेंगे, ये जो कैपिटल आर है वो तो है प्रतिक्रिया बल, और ये जो स्मॉल आर है वो है आपके पास में वस्तु की त्रिज्या जो लुढ़क रही है। ये वस्तु के रूप में यहां पर पहिया हो सकता है, गोला भी हो सकता है, कोई पहिया हो सकता है या गोला हो सकता है, चकती हो सकती है। यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे और एक कांस्टेंट पुट करेंगे म्यू आर। ये जो म्यू आर है इसको हम लोटनिक घर्षण गुणांक कहते हैं। दोस्तों जहां म्यू आर है
इसको हम लोटनिक घर्षण गुणांक कहते हैं। लोटनिक घर्षण गुणांक कहलाता है दोस्तों, लोटनिक घर्षण गुणांक कहलाता है। देखिए दोस्तों, इसका मात्रक और विमाएं भी आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। म्यू आर का जो मात्रक होगा वो यहां पर आप देख लेंगे कि ये जो आर है प्रतिक्रिया बल, ये भी बल है, यहां से ये इधर मल्टीपल हो जाएगा, तो म्यू आर का जो मात्रक होता है मीटर में होता है और विमा भी L1 होती है। तो म्यू आर का मात्रक मीटर होगा दोस्तों, तथा विमा भी देख लेंगे। विमा इसकी होती है m0L1T0, इसकी विमा होती है। म्यू आर का जो मान होता है दोस्तों वो बहुत कम होता है म्यू एस या म्यू के से। तो जो घर्षण गुणांक होता है लोटनिक घर्षण गुणांक वो काफी कम होगा, और जो लोटनिक घर्षण होता है वो गतिक घर्षण की तुलना में काफी छोटा होता है, बहुत कम होता है दोस्तों। तो लोटनी जब किसी वस्तु को, जब लुढ़कने वाली कोई वस्तु है तो वो कम घर्षण बल का अनुभव करती है। तो जो गतिक घर्षण भारी जो वस्तुएं होती है उन वस्तुओं को हम लोटनिक घर्षण के अधीन गति करने वाली वस्तुओं में लाद कर डालकर ले जाते हैं दोस्तों। तो यहां पर आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आई होगी कि म्यू आर है उसकी वैल्यू काफी कम होती है म्यू के से। तो यहां पर और कुछ चीजें भी यहां पर हम देखेंगे कि जो लोटनिक घर्षण बल है वो उस स्थिति में लोटनिक घर्षण बल वाली जो कंडीशन है, जैसे मैं कोई गोला ले लेता हूं या कोई पहिया ले लेता हूं इस पृष्ठ के ऊपर, यहां पर ये जो बिंदु संपर्क में आया तो अब ये गति नहीं करेगा, ये गति नहीं कर रहा। फिर यहां से जब आगे लुढ़कता है तो ये वाला जो बिंदु है वो लुढ़कता हुआ जब यहां पर आएगा तो यहां वाला बिंदु यहां आ जाएगा, ये इस तरीके से लुढ़कता हुआ यहां आएगा, तो ये बिंदु इस पृष्ठ के संपर्क में आएगा। तो वस्तु का जो बिंदु संपर्क में आता है वो गतिमान अवस्था में नहीं होता, जहां पर ये टच होता है संपर्क में आता है वो बिंदु वहीं पर रहेगा, वो गति नहीं करता। जबकि अन्य जो हमने सर्पी घर्षण बताया, सर्पी घर्षण के अंदर ये वाली जो वस्तु है ये इस तरीके से टच में, अब ये गति कर रही है तो इसके नीचे ये जितने भी बिंदु हैं इस पृष्ठ के संपर्क में हैं वो सारे के सारे गति कर रहे हैं। जबकि लोटनिक घर्षण में ऐसा नहीं है, जो बिंदु संपर्क में आता है वो वहीं स्थिर अवस्था में रहता है, जबकि वस्तु लुढ़कती है, वस्तु गति करती है दोस्तों। तो ये है लोटनिक घर्षण, ये था लोटनिक घर्षण। अब हम एक बाह्य बल तथा घर्षण बल के मध्य ग्राफ देखेंगे। इस वीडियो का अंतिम पार्ट बाह्य बल एवं घर्षण बल के मध्य ग्राफ, बाह्य बल एवं घर्षण बल के मध्य ग्राफ। दोस्तों एक तरफ हम ले लेते हैं घर्षण बल, दूसरी तरफ हम ले लेंगे बाह्य बल। ये इधर हमने ले लिया है दोस्तों घर्षण बल, और इस तरफ हमने ले लिया है बाह्य बल जो वस्तुओं के ऊपर लगाया जा रहा है। मैंने यहां पर आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी बताया है कि एक वस्तु के ऊपर जब 10 न्यूटन का बल लगता है तब जाकर यह वस्तु गति करना प्रारंभ होती है। उससे पहले जब आप 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन का बल लगाते हैं तो वस्तु गतिमान अवस्था में नहीं आती है। तो देखिए दोस्तों, यहां तक जब तक बाह्य बल लगता है इस तरीके का इनके मध्य ग्राफ आएगा। ये ग्राफ इस तरीके का प्राप्त होता है। इस ग्राफ में क्या आप देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं वो देखेंगे इधर कि यहां तक वस्तु है स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में है इस डॉटेड लाइन से पहले, और इस डॉटेड लाइन के बाद में जो वस्तु है वो है गतिशील अवस्था में। गतिशील अवस्था में वस्तु आ गई है। देखिए दोस्तों, हमने ये देखा था कि जब तक वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है तब तक बाह्य बल और घर्षण बल दोनों का मान बराबर रहता है, एक दूसरे के समानुपातिक रूप से बढ़ता है। जिस तरीके से बाह्य बल बढ़ेगा उसी अनुपात में घर्षण बल बढ़ रहा है। यहां पर जो घर्षण बल है Fs वो बाह्य बल के बराबर होता है दोस्तों इस वाली स्थिति में। और ये वाली एक स्थिति ऐसी आती कि उसके बाद में जो घर्षण बल है
उसका मान नहीं बढ़ता। ये होता है सीमांत घर्षण बल, इसको हम कहते हैं एफ एस मैक्सिमम, एफ एस मैक्सिमम, कि ये अधिकतम घर्षण बल होता है, सीमांत घर्षण बल कहलाता है। इसके बाद में जो वस्तु है वो गतिशील अवस्था में आ जाती है दोस्तों। तो यहां से वस्तु है वो गतिशील अवस्था में आ जाएगी, और गतिशील अवस्था के बाद में आप चाहे बल का मान कितना ही बढ़ा दें कम कर दें, बट जो घर्षण बल है उसका मान फिक्स रहेगा, और ये गतिशील अवस्था में लगने वाला घर्षण बल होता है। यह है गतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल जिसका मान स्थिर है, कांस्टेंट है, जो कि यहां से आप इस ग्राफ से भी देख रहे हैं कि जो गति घर्षण बल है उसका मान सीमांत घर्षण बल से कम है। इस स्थिति में इससे थोड़ा सा ज्यादा बल लगते ही वस्तु गतिमान अवस्था में आ जाएगी, तथा बाद में उतना बल लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार वस्तु गति करना प्रारंभ कर देती है तो उसके बाद में वस्तु गतिमान अवस्था में रहेगी। उस थोड़ा सा कम बल लगाने के बाद में भी वस्तु गतिमान अवस्था में रहती है, क्योंकि जो गति घर्षण बल होता है वो सीमांत घर्षण बल से थोड़ा सा कम होता है। तो दोस्तों ये था बाह्य बल तथा घर्षण बल के मध्य ग्राफ। आपने इस वीडियो में घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल के विभिन्न प्रकार देखे, साथ में विभिन्न जो घर्षण गुणांक है उनके बारे में भी हमने जानकारी ली। साथ में आपने देखा कि बाह्य बल तथा घर्षण बल के मध्य किस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।